हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी? तो इस बार आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास नंबर 11 चलने वाली, जहां पे हम संवेग और अभिप्रेरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो मोटिवेशन टॉपिक चल रहा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास नंबर 11 में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप किसी भी सेट को उठा के देंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। तो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलते फिर सेशन पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो फिर आप कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए कोई कहने की तो बात है नहीं। फिलहाल के लिए अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा, नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। चलते फिर सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यानी ओवरऑल कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन पीपीटी के साथ में। आप खुद देखिएगा, यानी जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं या जितने भी मैंने किए हैं आज तक हर सेशन में, वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और सीटेड चाहे वो हिंदी पद्यांश हो, हिंदी गद्यांश हो या फिर साइंस हो, यानी सारी क्लासेस को मैं डिटेल में दे चुका हूं। अगर आप सीटेड, यूपीटेड या रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की डेली पर डेली कोशिश कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात? चलते हैं, पढ़िएगा फर्स्ट क्वेश्चन और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखो, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हो सके तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और नोट्स बनाइएगा, है ना। क्योंकि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है ना। तो हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा और नहीं हो तो स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा। क्लियर? चलिए पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सीखने का कौन सा दृष्टिकोण या सीखने का कौन सा दृष्टिकोण और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। देखो यहां पे क्या बात बोली जा रही है, यहां पे क्या बोल रहे हैं ये कि यहां पे लिखा हुआ है आंतरिक अभिप्रेरण, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। लिखा हुआ है सीखने का कौन सा दृष्टिकोण, यानी जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इन्होंने, इनमें से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो सीखने के लिए सबसे ज्यादा संपर्क पर जोर देता है, यानी सबसे ज्यादा सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। यानी समाज से, समाज का मतलब यानी अपने आसपास के लोग कैसे हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है और आप उनसे किस तरीके से सीखते हो। तो वो बात यहां पे कही जा रही है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे बच्चा जो है वो जल्दी सीखेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, सीडीपी। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। जहां पर भी आपको बच्चा एक्टिव दिख जाए आप उस ऑप्शन के साथ में जाइए, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। चलिए पढ़िएगा कौन सा। देखो, व्यवहारवादी दृष्टिकोण होगा या फिर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण होगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण होगा या मनोयौनिक दृष्टिकोण होगा। देखो यहां पे पहले ही इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में कि सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे बच्चा जो होगा वो अपने समाज से सीख रहा होगा, यानी इंटरैक्ट करके लोगों से कोलैबोरेट करके सहयोग करके सीख रहा होगा। तो वो अधिगम क्या कहलाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण कहलाएगा। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। यानी जब आप अपने समाज में रह के सीखते हैं। लिखा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि विच व्यू ऑफ लर्निंग फोकसेस इन क्या लिखा हुआ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एम्फेसिस सोशल इंटरेक्शन फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। यानी कहां पे मीनिंगफुल लर्निंग होगी, सोशल इंटरेक्शन में। जो है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे ऐसा हमें इंटरेस्टिंग मोटिवेशन यानी आंतरिक मोटिवेशन मिलेगा, जहां पे जब हम समाज में लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, है ना, तो हम जो क्या करेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं तो उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं ना। तो ये जिज्ञासाएं जो होती हैं ये आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ना। जब आपको कोई मारता है, तोड़ता है, ये क्या है, आपको कोई पुरस्कार देता है, जब आपको कोई ट्रॉफी देता है तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है। लेकिन आपके अंदर से जो चीजें आ रही है, फील हो रहा है आपको, है ना, तो वो क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। अब आप जो है मोटिवेट है कि मैं इस काम को जरूर कर लूंगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी। तो यहां पे हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रणनीति है जो बच्चों के सीखने में सहायक नहीं होगी। यानी हमसे क्या इन्होंने पूछा हुआ है, निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सा गलत है। यानी निगेटिव पॉइंट चारों में से कौन सा है, कह रहे कि कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित में सहायक नहीं होगी, है ना। बेटर लर्निंग यानी मीनिंगफुल लर्निंग में सहायक नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, निपुणता उन्मुख लक्ष्यों का प्रोत्साहित करना। यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है जो अपने गोल्स को, लक्ष्य को बनाता है, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। यानी जब आप गोल बनाओगे, है ना, देयर गोइंग टू बी ऑब्स्टिकल्स, देयर गोइंग टू बी चैलेंजेस, बट लेट मी टेल यू चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज। यानी जब आप गोल बनाओगे तभी तो उन पे आप काम करोगे। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। हमसे क्या पूछा गया है, निगेटिव पॉइंट। लिखा हुआ है सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना। बिल्कुल सही बात है कि आजकल जो है समावेशी शिक्षा चल रही है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन चल रही है।
सहयोग यानी जहां पे आप सहयोग कर रहे होंगे, कोलैबोरेट कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, आपस में ग्रुप में पढ़ा रहे होंगे, है ना। आपको क्या करना है, बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना है ना। ऐसा नहीं करना कि मैं तो ऐसे ही टीचर हूं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। इस तरीके की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। एज अ टीचर, है ना, आपको बच्चों में सहयोग कराना है ताकि वो एक साथ बैठ के ग्रुप में पढ़ें, है ना। चाहे बच्चा कैसा ही हो, बच्चा अपंग है, कैसा भी हो, यानी माइंडेड बच्चों को, वीक बच्चों को, सबको एक साथ बैठाइए और सहयोगात्मक अधिगम कराइए, है ना। तो वहां पे क्या होगा, क्लास भी एक्टिव होगी और बच्चे भी सीखेंगे, है ना। चलिए फिर ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो ये भी ऑप्शन हमारा बेटर ऑप्शन दिख रहा है। लिखा हुआ है सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी विद्यार्थी और शिक्षक यानी टीचर और स्टूडेंट, जो स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जहां पे बच्चा जो है टीचर से क्वेश्चन पूछ सके, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर ने क्लासरूम में ऐसा माहौल बना दिया है कि जो है बच्चा उनसे क्वेश्चन पूछना तो दूर, उनसे बात भी ना कर सके, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना है। तो ये ऑप्शन हमारा बेटर दिख रहा है कि सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, यानी विद्यार्थी और अध्यापक जो है उसके बीच में संबंध जो है वो पॉजिटिविटी, यानी उसके क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, है ना। तो जहां पे बच्चा क्वेश्चन पूछ सके, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। आगे लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायिक देखने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायिक मतलब है कि बच्चों को क्षमताओं के अकॉर्डिंग, यानी उनके अकॉर्डिंग बच्चों को सेपरेट कर दो। क्या ये सही है कि तुम भाई मतलब कि अच्छे बच्चे हो तुम इधर बैठो, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो तुम इधर बैठो, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा जब आप करोगे तो क्लासरूम में बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा कि मेरे साथ में सर जो है ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना, एक साथ बिठाइए बच्चों को। तो यही नेगेटिव पॉइंट है। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में भी लिख रखा है इन्होंने बढ़िया से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड नॉट बी हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग चिल्ड्रन फॉर लर्निंग मी फुल्ली। क्या बोल रहे हैं, वही बात यहां पे बोल दी गई है कि आपको क्या करना है, ऐसी कौन सी रणनीति बतानी है जो पॉजिटिविटी नहीं फैलाती है किसी भी सार्थक लर्निंग में। अच्छे प्रकार के अधिगम में कौन सा पॉजिटिव पॉइंट नहीं था। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है हमारा। चलते फिर आगे थर्ड क्वेश्चन पे समझते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया। स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट करिएगा, हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करेंगे। देखिए, जिसको पढ़ना होगा वो तो पढ़ेगा, जिसको फालतू की बकवास करनी है वो तो कमेंट में उल्टा सीधा करेगा या कहीं ऐसा बोलेगा सर आपके बाल लंबे हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें, आप बेटा क्यों बोलते हो, है ना। तो जिसको पढ़ना होता है वो ये सब बातें नहीं बोलते हैं। अब जिसको बकवास करनी है, उल्टा सीधा बोलना है, वो इसीलिए उनका जीवन है यहाँ पे दुनिया में, इसीलिए वो आए हैं कि हमें इसको ऐसे बोलना है, उसको वैसे बोलना है। तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक सेकंड लगता है ब्लॉक करने में, उल्टा सीधा बोलोगे, है बाल लंबे हैं, ये लंबा है, वो लंबा है, ठीक है। चलिए पढ़िए, लिखा हुआ है कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बंसी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए, है ना। क्या लिखा हुआ है, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बंसी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए, यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है बताइएगा। यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि खुद तो कुछ करना नहीं जीवन में, है ना। खुद तो कमरे में बंद पड़े हुए और दूसरे को बोलना है उल्टा सीधा, है जो कुछ कर रहा है जीवन में, है। खुद तो कुछ नहीं करोगे। जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, पता ये कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, इनकी वजह से इंसान जो होता है आगे नहीं बढ़ पाता, है ना। क्योंकि ये हर मोमेंट पे उनको निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है दुनिया में, जिसने इस बात को इग्नोर कर दिया ना वो बहुत आगे जाएगा। चलिए, कौन सा ऐसा पॉजिटिव पॉइंट है जहां पे गैर जन्मजात अधिगम, यानी गैर जन्मजात अधिगम के लिए पॉजिटिव पॉइंट कौन सा होगा। बंसी बजाना, शतरंज खेलना, यानी इन गेम्स के लिए इन गेम्स को खेलने के लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, है ना। क्या इनके लिए प्रेरणा की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, यानी कोई भी काम जब आप करने के लिए जाते हो तो उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है कि नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पढ़िएगा, किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है भाई। हम किसी भी काम को करने के लिए जाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हमसे कह देता है कि भाई तू कर लेगा, है ना, तो वहां से ही वो व्यक्ति हमारे लिए खास हो जाता है कि चलो किसी ने कुछ तो कहा, है ना। नहीं तो हजारों लोग तो ये बोलते हैं कि अरे तेरे खानदान में तो किसी ने किया नहीं होगा, तू कैसे कर लेगा। ऐसे बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको, है ना। तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है। तो वही बात बोली कि यहाँ ये पॉजिटिव पॉइंट है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको बाह्य निर्देशन या आंतरिक, यानी कोई बोलेगा वो बाह्य अभिप्रेरणा है, और हमारे अंदर से जिज्ञासा जागरी कि मैं ये काम कर लूंगा, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती, यानी किसी भी काम को करने के लिए आपको किसी भी निर्देश की जरूरत नहीं पड़ती। हम गाइडेंस लेते हैं दूसरों की भाई, है, हमें सीखना पड़ता है दूसरों से। तो ये गलत पॉइंट है, हमें दूसरों की, ऐसा थोड़ी ना कि हमें सीखना नहीं पड़ता है, हर काम अपने आप कर लेंगे। हम सर्वगुण संपन्न नहीं है, कोई भी दुनिया में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। हर किसी को अभिप्रेरणा लेने की जरूरत है, और बाह्य निर्देशन यानी हमें दूसरों से सीखने की आवश्यकता भी पड़ती है ना।
तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती, यानी किसी के निर्देश, किसी के इंस्ट्रक्शंस जो है उनकी जरूरत तो है, लेकिन हमें किसी प्रकार की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। ऐसा होता है क्या भाई? ये निगेटिव पॉइंट्स है, हमें मोटिवेट इंसान करता है तो हम और जल्दी आगे काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे लिखा हुआ है किसी भी स्रोत से बाहर निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती, यानी कोई गाइडेंस की जरूरत होती नहीं है। आप दुनिया में पैदा हुए हो, सीख के पैदा हुए हो, क्या ऐसा होता है? नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यानी एक ही ऑप्शन जो दिख रहा है हमें पॉजिटिव है। हमें अब आंतरिक अभिप्रेरणा यानी हमारी जिज्ञासाएं ऐसी होनी चाहिए, काम करने के प्रति हम इच्छुक होने चाहिए, लोगों की निगेटिविटी को साइड में रखना चाहिए कि तुम बोलते रहो, हम काम करते रहेंगे। और हमें बाह्य यानी बाह्य निर्देशन यानी हमें इंस्ट्रक्शंस की भी जरूरत है, हम दुनिया में सीखते भी रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं आई एम अ लर्नर, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं सीखता हूं, सिखाता हूं हमेशा। ठीक है, हर इंसान का ये होना चाहिए। डेवलपमेंट आपने सुना होगा, प्याजे ने डेवलपमेंट यानी विकास को 4 चरणों में बांट दिया हुआ है ना। तो वही बात होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट मैच्ड है, यानी कौन सा ऐसा, यानी पॉजिटिव पॉइंट हमसे पूछा गया है। क्या पूछेंगे? पॉजिटिव पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड द टाइप ऑफ मोटिवेशन। कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिविटी के साथ में करेक्ट मैच है, यानी क्या जिज्ञासा जो है वो आंतरिक प्रेरणा है, यानी आपके भाव, मनोभाव, आपकी फीलिंग जो है वो कहती ही नहीं तुम ये काम कर लोगे, तो ये आंतरिक है कि बाह्य है? बाह्य प्रेरणा वो होती है जब आपको कोई बाहर से बताता है, यानी कोई हमें समझाता है कि नहीं तुम ये काम कर लोगे, तो वो बाह्य है। लेकिन जिज्ञासा ये आपके अंदर से आ रही है ना, तो ये आंतरिक प्रेरणा है, यानी ये कैसा इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन है, हमारे अंदर से ये मोटिवेशन आता है। क्लियर? तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा ही होती है। जब कोई पुरस्कार देता है, गिफ्ट देता है, मार्क्स देता है, गुड देता है, वेरी गुड देता है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा होती है ना। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। समकक्षियों की सराहना, क्या जब हमें समकक्षी यानी हमारे आसपास के लोग हमारी सराहना करते हैं, क्या वो आंतरिक अभिप्रेरणा? ये बाह्य अभिप्रेरणा है कि बाहर से कोई आपको कुछ बता रहा है ना। तो ये बाह्य मोटिवेशन है। शिक्षक की प्रशंसा, टीचर आपकी तारीफ कर रहा है, तो आपके अंदर का, जब आप आनंद पूर्वक कोई काम करते हो तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। लेकिन टीचर आपकी तारीफ कर रहा है तो ये आंतरिक प्रेरणा नहीं हो सकती, ये बाह्य प्रेरणा है, ये भी गलत हो जाएगा। मैच में ट्रॉफी, मैच में कोई ट्रॉफी दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी की सारी बाह्य प्रेरणा होती, तो ये भी गलत हो गया। एक ही बचा हमारे पास, जिज्ञासा जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। मैं कहीं भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बता रहा हूं जो अपने पास से सारी ऑफिशियल आंसर की है, और सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या बोला गया है। पढ़िएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या बोला गया है। दो दो क्वेश्चन हमने एक साइड में ऐड किए हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 को और जवाब दीजिए कि क्या बोला गया है। देखिएगा, लिखा हुआ है कि ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है, यानी ध्यान जो है, यानी आपका ध्यान आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? क्या उद्दीपन की तीव्रता होती है, उद्दीपन की उपादेयता होती है, उद्दीपन की विश्वसनीयता होती है, उद्दीपन की सक्रियता? नहीं, ध्यान आकर्षित करने की बात आएगी तो उद्दीपन की तीव्रता से रिलेटेड है। किससे? उद्दीपन की तीव्रता, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है हमारा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि पार्श्विक वृत्ति निम्नलिखित में से किस कारण होती है, यानी क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि पार्श्विक वृत्ति जो होती है वो निम्नलिखित में से किस कारण होती है? क्या वो इड होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, उपरोक्त सभी होता है? तो ये क्या होता है? इड होता है। क्या होता है? इड। और इसके बारे में पिछले सेशन में डिटेल में बता चुका हूं, तो आप, मैं बार बार इन चीजों को करूंगा तो सेशन बहुत ही लंबा चला जाएगा ना। तो वृत्ति यानी पार्श्विक वृत्ति जो होती है वो इड से रिलेटेड होती है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो पिछले सेशन देख आके जाके आराम से देख सकते हो। ये सीरीज नंबर 11 है और हम सीरीज 1 2 3 4 ऐसे आराम से चल रहे हैं इजीली, ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। पढ़िए फटाक से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। कमेंट बॉक्स में हो सके तो जवाब दीजिएगा, और जहां पे आपको दिक्कत हो रही हो, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है वो भी बताइएगा। लिखा हुआ है कि वर्गीकरण, पहचान और विश्लेषण योग्यता किस उद्देश्य से परिभाषित होती है, यानी वर्गीकरण जो है और पहचान जो है और विश्लेषण जो है और योग्यता जो है वो किस उद्देश्य से परिभाषित होती है? क्या वो अवबोधनात्मक है, अवलोकनात्मक है, ध्वन्यात्मक है, क्रियात्मक है? बताइए इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। यानी वर्गीकरण जो है, पहचान, विश्लेषण, योग्यता किस उद्देश्य से परिभाषित होती है? तो इसमें ना तो अवलोकनात्मक, कोई अवलोकन नहीं कर रहे हो यहाँ पे आप, ध्वन्यात्मक नहीं, क्रियात्मक नहीं, ये अवबोधनात्मक होता है जहां पे आप वर्गीकरण सीखते हैं।
इनको परिभाषित करते हैं, पहचान को परिभाषित करते हैं, विश्लेषण को करते हैं, तो ये कैसा होता है, अवबोधन से रिलेटेड होता है। किससे? अवबोधन से। चलिए फर्स्ट ऑप्शन जो वो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। लिखा हुआ है छात्रगत समस्याओं का पता किस परीक्षण से संभव है, यानी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो है, उसके अंदर कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उसका पता जो है किस परीक्षण से संभव होता है। क्या वो संज्ञानात्मक हो सकता है, क्या वो क्या लिखा हुआ है, भावात्मक हो सकता है, निदानात्मक हो सकता है, कार्यात्मक हो सकता है। फटाक से कमेंट करेंगे कि यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा, कि छात्र जो स्टूडेंट जो होते हैं उनकी समस्याओं का पता किस परीक्षण से होता है, तो वो होता है डायग्नोस्टिक से, यानी जो हमारा जो हमारा निदानात्मक टेस्ट जो होता है, क्या निदानात्मक जो टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसके अकॉर्डिंग हम आकलन कर सकते हैं। यानी निदानात्मक टेस्ट ऐसा होता है जिसके द्वारा हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं कि बच्चा ना एक दायरे में कितना सीखा है उसने। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे चलते हैं। देखिए जितने भी क्लासेस में दे रहा हूं बहुत ही डिटेल में दे रहा हूं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। सीटेट तो इस बार आपका ऐसे निकल जाएगा। हमने जितने भी 2024 में 14 और 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था वो सारे क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। और सीडीपी हिंदी तो मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिए, उसको भी आप सीरीज बाय सीरीज मैंने दे दिए, उसको आप देख लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लिखा हुआ है गुस्सा और अहम के साथ बच्चे की पहचान जिज्ञासा निम्नलिखित में से किसके साथ में संबंधित है, बताइएगा। यानी गुस्सा जो है, बोल रहे हैं कि गुस्सा और अहम के साथ जिज्ञासा निम्नलिखित में से किस बच्चे की पहचान है। निम्नलिखित में से किस बच्चे की, आगे छूट गया, किस बच्चे की पहचान है, बताइएगा। ये हमारे पीपीटी मास्टर ने मिस कर दिया है। किस बच्चे की पहचान है, गुस्सा की बात कर रहे हैं, अहम की बात कर रहे हैं, अहंकार के साथ बच्चे की पहचान, जिज्ञासा निम्नलिखित में से किस बच्चे की पहचान है। क्या वो मंद बुद्धि हो सकता है, तीव्र बुद्धि हो सकता है, प्रतिभाशाली हो सकता है, सामान्य बुद्धि वाला हो सकता है, कैसा हो सकता है, बताइएगा। बच्चे की पहचान क्या है, वो बच्चा ना तो देखो तीव्र बुद्धि वाला होगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं उसके अंदर, प्रतिभाशाली होगा तो कहां से होगा, सामान्य भी नहीं, ये मंद बुद्धि का बालक हो सकता है जिसके अंदर ये पहचान हो सकती है। गुस्सा भी होगा, अहंकार, तुरंत गुस्सा करेगा, अहंकार करेगा, ये पहचान होती है, जिज्ञासा होगी, यानी इस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, मंद बुद्धि के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि विद्यार्थी व्यक्तित्व को साकार करने वाला घटक है, यानी विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, व्यक्ति, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यक्तित्व को बताता है विद्यार्थी के, किसके द्वारा विद्यार्थी का व्यक्तित्व जो होता है वो बनता है, बच्चा कैसे सीखता है, कहां पर सीखता है। लिखा हुआ है विद्यार्थी व्यक्तित्व को साकार करने वाला घटक कौन होता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा विद्यार्थी जो है सकारात्मक चीजों को सीखता है। क्या वो वातावरण है, पर्यावरण है, परिवेश है, उपरोक्त सभी, ये एक ही बात बोली गई है, ये भी वातावरण भी, परिवेश, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, देखो है। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी बच्चा जो होता है शुरुआत में समाज से ही सीखता है, यानी उसके आसपास के लोग कैसे होते हैं इसके बारे में वाइगॉत्स्की ने डिटेल में बताया हुआ है भाई। इनका सांस्कृतिक सिद्धांत जो है उसमें इन्होंने डिटेल में कल्चरल टूल के बारे में समाज को इंपॉर्टेंस दी हुई है कि बच्चा शुरुआत में उन्हीं से सीखता है जो उनके आसपास के लोग होते हैं। क्लियर। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे जीवन में, लर्निंग के क्षेत्र में, यानी सीखने के लिए इंपॉर्टेंस बहुत है किसका, वातावरण का और हमारे आसपास के लोगों का, है ना। तभी आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के आसपास मत लड़िएगा, हमारे बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो बच्चे वही सीखते हैं जो उनके आसपास होता है ना। और आप भी वैसे होंगे, जो आपके जैसे आसपास के लोग होंगे वैसे आप बिहेवियर, वैसे आपका नेचर होगा, वैसे ही आपके विचार होंगे, जैसे लोगों के बीच में आप रह रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट करते रहिए, खूब मजे से करते रहिए, एक समय आएगा, टाइम, बेटा टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मोमेंट दोबारा आने वाला नहीं है, और आप खूब वेस्ट करते रहो, ऐसे पुड़िया की दुकान पे बैठ के खूब पान खाओ और थूकते रहो, बस यही चलना है आपके जीवन में, है ना। मैं उन बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूं जो हमारे अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो फालतू के हैं, है ना, मैं उनके लिए बात कह रहा हूं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे क्या बात बोली जा रही है। चलिएगा, लिखा हुआ है कि रुचि का प्रेरक कारक निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा कि रुचि का प्रेरक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या वो अभिप्रेरणा है, अभियोग्यता है, अभिक्षमता है, या अभिगम्यता है। फटाक से पढ़िएगा, कमेंट करिएगा कि रुचि का प्रेरक जो है कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। बढ़ाइएगा, आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में फटाक से। देखो, जो रुचि का प्रेरक कारक निम्नलिखित में से कौन सा, अभिप्रेरणा, अभियोग्यता, अभिक्षमता या अभिगम्यता, कौन सा होगा बताइएगा फटाक से।
तो इसका आंसर जो होगा अभिक्षमता, क्या होगा, अभिक्षमता। यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। ये रुचि का प्रेरक कारक होता है क्या, अभिक्षमता। ना तो अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं, ना अभियोगिता की, ना अभिगम्यता की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको 11th क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि अप्रभावी विधि पाठ्यक्रम कमी का परिणाम है कि कठिनता एवं तकनीकी की। कौन सी विधि ऐसी है जो अप्रभावी विधि है, पाठ्यक्रम की कमी का परिणाम कौन सी विधि है कि कठिनता एवं तकनीक की विधि कौन सी है। फटाक से कमेंट करेंगे, बताइएगा आंसर क्या होगा यहाँ पे। कमी का परिणाम यानी अप्रभावी विधि पाठ्यक्रम की कठिनता एवं तकनीकी की कमी का परिणाम कौन सा है, तकनीकी की कमी का परिणाम कौन सा है, कमेंट करिए फटाक से। कौन सा होगा इनमें से, शिक्षण की कठिनता होगा या फिर अधिगम कठिनता होगा, व्यवस्था की कठिनता होगा, या इनमें से कोई नहीं। अप्रभावी विधि पाठ्यक्रम की कठिनता एवं तकनीकी कमी का परिणाम जो होता है वो क्या है, बताइएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी जो है यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं जाएगा। अप्रभावी विधि पाठ्यक्रम कमी का परिणाम है, ऐसी कोई बात करनी गई। कठिनता, शिक्षण कठिनता की बात नहीं हो रही, अधिगम कठिनता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे व्यवस्था की कठिनता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे है, यहाँ पे कमी की बात कर रहे थे ना, तो ये ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पे चलेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पे चलिएगा फटाक से। लिखा हुआ है समस्या समाधान की क्षमता आने लगती है, यानी समस्या समाधान की क्षमता जो है वो किस उम्र में आने लगती है, कमेंट करिए, बताइएगा क्या आंसर होगा। समस्या समाधान की क्षमता आने लगती है, क्या वो 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, 5 वर्ष में, या 4 वर्ष में आने लगती है। फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होगा, बताइएगा। क्या वो 11 वर्ष है, 9 वर्ष है, 5 वर्ष है, 2 वर्ष है। देखो 11 वर्ष भी नहीं है, ना 5 वर्ष है, ना 2 वर्ष है, 9 वर्ष की अवस्था जो है ये ऐसी अवस्था है जहां पे समस्या समाधान की क्षमता आने लगती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। पढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 14 को। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में से भिन्न होते हैं क्या, विकास की दर में, विकास क्रम में भिन्न होते हैं, या विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं। फटाक से कमेंट करिए कि इसका आंसर जो क्या होगा, बताइएगा क्या आंसर होगा। देखो शिक्षा, व्यक्तिगत विद्यार्थी जो या शिक्षार्थी जो है वो एक दूसरे से भिन्न किस में होंगे, विकास के क्रम में नहीं होंगे, विकास की समस्या सामान्य क्षमता में भी नहीं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में नहीं, विकास की दर यानी हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग दर से बड़ा होता है ना, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग रेट से होता है ना, तो वही सबका सेम तो नहीं हो जाएगा, एक साथ सबका विकास हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पढ़िए और जवाब जरूर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बात बोली गई है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या करती हैं, बताइए। त्रुटियां जो होती हैं वो क्या होती हैं। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलतियां जो होती हैं वो स्वाभाविक होती हैं। कैसी होती हैं, स्वाभाविक, यानी गलतियों के माध्यम से ही हम सीखते हैं, है ना, यानी गलतियां जब होती तभी तो हम सीख पाते हैं कि कहां पे कमी रह गई। तो वही बात यहां पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां जो होती, त्रुटियां जो होती हैं वो क्या प्रदर्शित करती हैं, बच्चों को कमजोर और उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं गलतियां, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक होती हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बताइएगा क्या ऑप्शन होगा इसका, फटाक से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या है, बताइएगा। देखो सबसे बड़ी बात है गलतियों के बारे में, यहां पे ऑप्शन दिया गया है कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यानी गलतियां जो हैं वो हमें बताती हैं कि कहां पे कमी रह गई है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है कि हमें क्या पता चलता है कि हमें चिंतन को समझने, यानी हमें पता चल पाता है कि कहां तक उसने सीखा है, ये आकलन हो जाता है। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, है गलतियां कठोरता से मार तोड़ के निपटाओगे, ऐसा करोगे क्या। शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता का सूचक है, टीचर को गलत कर दोगे क्या आप, बच्चों को कमजोर कर दोगे आप क्या, है ऐसा नहीं हो सकता। तो फोर्थ ऑप्शन जो है नहीं, थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। आई होप आपको सारी क्लास अच्छी लगी होगी। जहां पर भी आपको डाउट लगा हो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में उठा लेंगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओवरऑल 15 आपने कितने सही किए वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। सेशन आपको कैसा लगा वो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और ओवरऑल 15 आपने कितने सही किए वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच। अगर आप कर रहे हैं सीटेट या यूपीटेट एग्जाम की तैयारी तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप 11th 12th
या 10th किसी क्लास में है स्टैंडर्ड में, तो आप केमिस्ट्री के लिए भी कमेंट करिएगा, हम आपके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री की भी क्लास लेके आएंगे। ओके, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।